नमस्कार। आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चोखेर बाली का 10वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। आशा अपनी चाची से मिलने काशी चली जाती है और पीछे महेंद्र और विनोदिनी का प्यार परवान चढ़ने लगता है। कमरे में महेंद्र और विनोदिनी प्रेम भरी हाथापाई कर ही रहे थे कि तभी बिहारी वहां आ जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। अचानक बिहारी को वहां देखकर महेंद्र के मन में दहक उठती है। विनोदिनी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, पर बिहारी गुस्से में उसे धक्का देकर बाहर निकल जाता है। विनोदिनी को बिहारी का यह व्यवहार नहीं जचता और वह महेंद्र से सांत्वना पाकर उसके और करीब हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। विनोदिनी उठ खड़ी हुई। रूठे महेंद्र ने रोकने की कोशिश न की, केवल पूछा, जा कहाँ रही हो? विनोदिनी बोली, काम है। यह कहकर वह धीरे से चली गई। महेंद्र 1 मिनट तक तो बैठा रहा, फिर उसे लौटाने के लिए तेजी से लपक कर लेकिन सीढ़ियों तक ही बढ़कर लौट आया और छत पर जाकर चहलकदमी करने लगा। विनोदिनी प्रतिपल उसे खींचा भी करती, मगर पास नहीं फटकने देती। कोई उसे जीत नहीं सकता, महेंद्र को इस बात का नाज था। इस नाज को आज उसने तिलांजलि दे दी, लेकिन औरों को वह जीत सकता है क्या? उसका यह गर्व भी अब नहीं रहने वाला। आज उसने हार मान ली, पर हार न सका। दिल की बाबत महेंद्र का सिर सदा ऊंचा रहा था। वह अपना सानी नहीं समझता था, लेकिन उसी बात में उसे अपना सिर मिट्टी में गाड़ना पड़ा। अपनी जो ऊंचाई उसने खो दी, उसके बदले कुछ पाया भी नहीं। फागुन चैत में बिहारी की जमींदारी से सरसों के फूल का शहद आता है और हर साल वह राजलक्ष्मी के लिए शहद भेजा करता था। इस बार भी भेज दिया। शहद का मटका विनोदिनी खुद राजलक्ष्मी के पास ले गई। कहा, बुआ, बिहारी भाई साहब ने भिजवाया है। राजलक्ष्मी ने उसे भंडार में रख देने को कहा। विनोदिनी बोली, बिहारी बाबू तुम लोगों की खोज खबर लेने में कभी नहीं चूकते। बेचारी की माँ नहीं है ना, तुम्हें ही माँ मानते हैं। राजलक्ष्मी बिहारी को महेंद्र की एक छाया समझा करती थी। उसके बारे में विशेष कुछ जानती न थी। वह उसका बिना दाम का, बिना जतन का और बिना चिंता का फरमाबरदार था। विनोदिनी ने उन्हें उसकी माँ के बारे में जो कुछ बताया, वह बात उनके मर्म को छू गई। सहसा उन्हें लगा, सच ही बिहारी की माँ नहीं, वह मुझे ही माँ मानता आया है। याद आया, दुख परेशानी में, रोग शोक में बिना बुलाए बिहारी सदा चुपचाप निष्ठा के साथ उनकी सेवा करता आया है। उन सेवाओं को राजलक्ष्मी निश्वास प्रश्वास की तरह ग्रहण करती रही है और उनके लिए किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की बात उनके मन में न आई। लेकिन बिहारी की खोज खबर किसी ने न रखी। अन्नपूर्णा जब तक थी, खोज खबर रखा करती थी। राजलक्ष्मी सोचा करती कि बिहारी को वश में रखने के लिए अन्नपूर्णा आडंबर फैलाती है। उसास लेकर राजलक्ष्मी ने कहा, बिहारी कोख के लड़के जैसा ही है। यह कहते ही उनके जी में आया कि बिहारी अपने लड़के से कहीं ज्यादा करता है। उसने अपनी भक्ति सदा एक सी रखी है। यह ख्याल आते ही एक लंबा निश्वास बरबर उनके अंतर से निकल पड़ा। विनोदिनी बोली, उन्हें तुम्हारे हाथ की रसोई भी बहुत प्रिय है। स्नेह भरे गर्व से राजलक्ष्मी बोली, मछली का शोरबा तो उसे और किसी हाथ का रुचता ही नहीं। यह कहते कहते उसे याद आया, इधर बहुत दिनों से बिहारी नहीं आया। विनोदिनी ने कहा, यही तो मैं भी सोच रही थी बुआ, मगर विवाह के बाद आप बहू बेटे को लेकर इस कदर डूब गई हैं कि हित मित्र कोई आकर भी क्या करेगा। बात राजलक्ष्मी को ठीक लगी। बीवी को पाकर महेंद्र ने अपने सारे हितैषियों को दूर हटा दिया। बिहारी का रूठना तो ठीक ही है, आए भी वह क्यों। बिहारी को अपनी ही जमात का आदमी समझकर उसके प्रति उनकी संवेदना बढ़ गई। वह विस्तार से विनोदिनी को बताने लगी कि छुटपन से ही बिहारी ने बिना किसी स्वार्थ के महेंद्र का कितना उपकार किया है, उसके लिए कितनी बार कितनी ही तकलीफें झेली हैं। बेटे के लिए उन्हें जो शिकायतें थीं, बिहारी के विवरण से वह उसका समर्थन करने लगी।
कुछ ही दिनों में अपनी बहू को पाकर महेंद्र अगर अपने सदा के साथी की उपेक्षा करे तो दुनिया में न्याय धर्म फिर कहाँ रहा। विनोदिनी बोली, कल रविवार है, तुम बिहारी बाबू को भोजन पर आमंत्रित करो, वह खुश हो जाएंगे। राजलक्ष्मी बोली, ठीक कहा तुमने, महेंद्र से कहकर किसी से न्योता भिजवा देते हैं। विनोदिनी, नहीं, न्योता तुम खुद भेजो बुआ। राजलक्ष्मी, तुम्हारी तरह क्या मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। विनोदिनी, न सही, तुम्हारी तरफ से मैं ही लिख देती हूँ। राजलक्ष्मी के नाम से विनोदिनी ने खुद लिखकर न्योता भेजा। रविवार महेंद्र के बड़े आग्रह का दिन होता था। पिछली रात से ही उसकी कल्पना उद्धाम हो उठती, जो कि आज तक उसकी उम्मीद के अनुरूप हुआ कुछ भी न था। आज भी इतवार के सुबह सवेरे की आभा उसकी आंखों में अमृत बरसाने लगी। जागे हुए शहर की सारी हलचल अनोखे संगीत जैसे उसके कानों में प्रवेश करने लगी। मगर माजरा क्या है? आज कोई व्रत है माँ का? अन्य दिन जैसा करती रही हैं, आज तो वे घर के कामकाज का खास भार विनोदिनी को सौंपकर निश्चिंत नहीं हैं। आज खुद भी बहुत व्यस्त हैं। इसी हंगामे में 10 बज गए। इस बीच किसी बहाने से महेंद्र एक पल के लिए भी विनोदिनी से न मिल सका। किताब में मन लगाना चाहा, बिल्कुल न लगा। अखबार के एक विज्ञापन पर नाहक ही 15 मिनट तक नजर गड़ाए रहा। आखिर न रहा गया तो नीचे गया। देखा माँ खुद रसोई में भोजन बना रही है और कमर में आंचल बांधे विनोदिनी उनकी मदद कर रही है। महेंद्र ने पूछा, बात क्या है, आज बड़ी धूमधाम है? राजलक्ष्मी बोली, बहू ने बताया नहीं तुम्हें? आज बिहारी को खाने के लिए बुलाया है। बिहारी को निमंत्रण? महेंद्र को सुनकर बहुत खराब लगा। उसने तुरंत कहा, मैं घर पर नहीं रहूंगा माँ। राजलक्ष्मी, क्यों? मुझे बाहर जाना है। खा पी कर चले जाना, ज्यादा देर न होगी। महेंद्र, मुझे कहीं भोजन के लिए निमंत्रण है। कनखियों से उसे देखकर विनोदिनी बोली, दावत है तो जाने दो बुआ, कोई बात नहीं, बिहारी बाबू अकेले ही खा लेंगे। राजलक्ष्मी अपने हाथ से जतन से पकाए और महेंद्र ना खाए, या उन्हें कैसे बर्दाश्त हो। वह जितना भी आग्रह करने लगी, महेंद्र उतना ही टालने लगा। इस तरह नाराज महेंद्र ने मां को सजा देने की ठानी। राजलक्ष्मी की इच्छा हुई कि रसोई छोड़कर चल दें। विनोदिनी बोली, तुम फिक्र न करो बुआ, भाई साहब यह बेकार की बातें कर रहे हैं, आज वह दावत पर हरगिज नहीं जाएंगे। राजलक्ष्मी गर्दन हिलाकर बोली, नहीं नहीं बेटिया, तुम महेंद्र को नहीं जानती, वह एक बार जो तय कर लेता है उससे नहीं डिगता। अंततः साबित यही हुआ कि विनोदिनी महेंद्र को राजलक्ष्मी से कम नहीं जानती। महेंद्र ने समझा था कि बिहारी को विनोदिनी ने ही न्योता भिजवाया है। इससे उसका जी डाह से जितना जलने लगा, उतना ही उसके लिए बाहर जाना कठिन हो गया। बिहारी क्या करता है, विनोदिनी क्या करती है, यह देखे बिना वह भला जिए कैसे? देखकर जलना ही पड़ेगा, फिर भी देखना जरूरी था। आज बहुत दिनों के बाद एक निमंत्रित आत्मीय की तरह बिहारी महेंद्र के अंतःपुर में आया। छुटपन से ही जो घर उसका जाना पहचाना रहा है, घर के लड़के की तरह जहां उसके बचपन की शरारतें बीती हैं, उसी द्वार पर आज वह आकर ठिठक गया। उसके अंतर के दरवाजे पर आंसू की एक लहर उमड़ पड़ने के लिए आघात करने लगी। उस चोट को पीकर होठों पर हंसी लिए वह अंदर गया और तुरंत नहाकर आई राजलक्ष्मी को प्रणाम करके उनके चरणों की धूली ली। जिन दिनों बिहारी हरदम वहां आया जाया करता था, ऐसे प्रणाम की प्रथा न थी। आज मानो वह सुदूर प्रवास से घर लौटा हो। प्रणाम करके उठते ही स्नेह से राजलक्ष्मी ने उसके सिर पर स्पर्श किया। आज गहरी संवेदनाओं के साथ राजलक्ष्मी ने बिहारी के प्रति पहले से ज्यादा स्नेह जताया। कहा, बिहारी, तू इतने दिनों से यहाँ आया क्यों नहीं? मैं रोज ही सोचती थी कि आज तो जरूर आएगा, मगर तेरा तो कोई पता ही नहीं। बिहारी ने हंसकर कहा, रोज आता रहता तो माँ रोज तुम अपने बिहारी को याद नहीं करती। कहाँ है महेंद्र भैया?
राजलक्ष्मी उदास होकर बोली, जाने कहाँ आज दावत है उसकी, रुक न सका। सुनकर बिहारी का मन परेशान हो गया। छुटपन की मैत्री का आखिर यह अंजाम। एक लंबा निश्वास छोड़कर मन के सारे विषाद को हटा देने की कोशिश करता हुआ वह बोला, अच्छा, खाने में क्या क्या बना है माँ? और वह अपने प्रिय व्यंजनों की बात पूछने लगा। इतने में महेंद्र ने आकर सूखे स्वर में पूछा, कैसे हो बिहारी? राजलक्ष्मी बोली, दावत में नहीं गए? शर्म छिपाते हुए महेंद्र बोला, नहीं गया। विनोदिनी नहा कर आई तो पहले तो बिहारी कुछ बोल ही न सका। विनोदिनी और महेंद्र को जिस रूप में वह देख गया था वह हृदय में अंकित ही था। विनोदिनी उसके करीब आकर बोली, क्यों भाई साहब, मुझे भूल गए हैं क्या? बिहारी बोला, सबको पहचाना जा सकता है क्या? विनोदिनी ने कहा, अगर थोड़ा सा विचार हो तो पहचाना जा सकता है। और उसने बुआ को पुकार कर कहा, बुआ, खाना तैयार है। महेंद्र और बिहारी खाने बैठे। राजलक्ष्मी पास बैठकर देखने लगी। महेंद्र का ध्यान खाने पर न था, वह परोसने के पक्षपात पर गौर कर रहा था। उसे लगा बिहारी को भोजन परोसते हुए विनोदिनी को मानो एक खास आनंद मिल रहा है। बिहारी के पत्तल पर ही दही की मलाई और रोहू मछली का सिर डाला गया। चूंकि वह मेजबान था इसलिए शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं थी। मौसम न होने पर भी तपसी मछली मिल गई थी। उनमें से एक थी अंडे वाली। विनोदिनी उसे बिहारी की पत्तल पर परोसने जा ही रही थी कि उसने कहा, महेंद्र भैया को दे दो, उन्हें यह बड़ी प्रिय है। महेंद्र तीखी दबी खींच से बोल उठा, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। विनोदिनी ने दूसरी बार उससे अनुरोध नहीं किया और उसे बिहारी की पत्तल पर डाल दिया। खाना खत्म हुआ, दोनों दोस्त बाहर निकले। विनोदिनी आकर बोली, बिहारी बाबू चले मत जाइएगा, ऊपर के कमरे में बैठिए जरा देर। बिहारी ने पूछा, और तुम नहीं खाओगी? विनोदिनी बोली, आज मेरा एकादशी का व्रत है। तीखे व्यंग की एक हल्की हास्य रेखा बिहारी के होठों के किनारे पर खेल गई। हंसी की यह लकीर विनोदिनी की निगाह से छिपी न रही, लेकिन जिस तरह वह हाथ के जख्म को सह गई थी इसे भी पी गई। निहोरा करती हुई बोली, मेरे सिर की कसम, चलो बैठो। महेंद्र अचानक अजीब ढंग से गर्म हो उठा। बोला, अक्ल से तो कोई वास्ता ही नहीं, काम धाम पड़ा रहे, ख्वाहिश हो या ना हो बैठना ही पड़ेगा। इतनी ज्यादा खातिरदारी का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। विनोदिनी ठठाकर हंस पड़ी, बोली, भाई साहब, खातिरदारी शब्द का कोश में दूसरा कोई मतलब नहीं है। विनोदिनी ने फिर महेंद्र से कहा, कहने को जो चाहो कहो भाई साहब, खातिरदारी का मतलब छुटपन से जितना तुम समझते हो शायद ही कोई समझता होगा। बिहारी बोला, महेंद्र भैया एक बात है, सुनो जरा। बिहारी ने विनोदिनी से विदा न मांगी और महेंद्र के साथ बाहर चला गया। बारामदे में खड़ी विनोदिनी चुपचाप सूने आंगन को ताकती रही। बाहर जाकर बिहारी ने कहा, भैया एक बात मैं खुलासा करना चाहता हूं, हमारी दोस्ती क्या यहीं खत्म हो गई? उस समय महेंद्र के कलेजे में आग लग रही थी। विनोदिनी का व्यंग बिजली की लपट सा उसके दिमाग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लपकता हुआ बार बार उसे वेध रहा था। वह बोला, इस बात के फैसले से शायद तुम्हें ही कुछ लाभ हो, मेरे लिए तो यहाँ कोई भी लाभ नहीं। अपनी दुनिया में मैं किसी बाहरी आदमी का प्रवेश नहीं चाहता। अंतःपुर को मैं अंतःपुर ही रखना चाहता हूँ। बिहारी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप चला गया। ईर्ष्या की दाह से जर्जर महेंद्र ने एक बार प्रतिज्ञा की, विनोदिनी से मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन फिर उससे मिलने की उम्मीद में वह घर बाहर ऊपर नीचे छटपटाता हुआ चक्कर काटता रहा। आशा ने एक दिन अन्नपूर्णा से पूछा, अच्छा मौसी, मौसा जी तुम्हें याद आते हैं? अन्नपूर्णा बोली, महज 11 साल की उम्र में मैं विधवा हुई। पति की सूरत मुझे छाया से धुंधली याद है। आशा ने पूछा,
फिर तुम किसकी बात सोचती रहती हो? अन्नपूर्णा हंसकर बोली, अब मैं उस भगवान को याद करती हूँ जिनके पास मेरे पति हैं। आशा ने पूछा, इससे तृप्ति होती है? स्नेह से आशा के माथे पर हाथ फेरते हुए अन्नपूर्णा ने कहा, मेरे मन की बात तू क्या समझेगी बिटिया? आशा अपने मन में सोचने लगी, और मैं जिनकी बात आठों पहर सोचा करती हूँ वे क्या मेरे मन की बात नहीं जानते? मैं ठीक से चिट्ठी नहीं लिख सकती, इसलिए उन्होंने मुझे पत्र ही लिखना बंद कर दिया। इधर कुछ दिनों से उसे महेंद्र की चिट्ठी नहीं मिली। एक उसास लेकर आशा ने मन में सोचा, इस वक्त मेरी आँख की किरकिरी मेरे पास रहती होती तो मेरे मन की बात चिट्ठी में ठीक ठीक लिख देती। अच्छी तरह से न लिखी गई चिट्ठी का कोई मोल पति के लिए न होगा, यह सोचकर आशा ने चिट्ठी नहीं लिखी। जितना ही जतन से वह लिखना चाहती उतनी ही चिट्ठी बिगड़ जाती। मन की बातों को जितना ही सुलझा कर सहेज कर लिखना चाहती उसकी पंक्तियां पूरी ही न पड़ती। अगर सिर्फ एक शब्द मेरे देवता लिखने से ही अंतर्यामी की भांति महेंद्र सब कुछ समझ सकता तो आशा का पत्र लिखना सार्थक हो सकता था। ईश्वर ने उसे प्रेम दिया है, थोड़ी सी भाषा क्यों न दे दी। संध्या की आरती के बाद अन्नपूर्णा मंदिर से लौटी तो आशा धीरे धीरे उनके पैर सहलाने लगी। बड़ी देर तक सन्नाटा रहा। उसके बाद आशा बोली, अच्छा मौसी, तुम तो कहती हो कि देवता के समान पति की सेवा करना स्त्री का धर्म है, लेकिन जो स्त्री मूर्ख हो, जिसे बुद्धि न हो, जिसे यह मालूम न हो कि पति की सेवा कैसे करनी चाहिए, वो क्या करे? अन्नपूर्णा देर तक आशा की ओर देखती रही। एक लंबी सांस छोड़कर बोली, मूर्ख तो मैं भी हूं बिटिया, मगर फिर भी तो भगवान की सेवा करती ही हूं ना। आशा ने कहा, भगवान तो तुम्हारे मन को समझते हैं, तभी तो वे खुश होते हैं। लेकिन यूं समझो, स्वामी अगर मूर्ख स्त्री की सेवा से संतुष्ट न हो तो? अन्नपूर्णा ने कहा, सबको खुश रखने की शक्ति सब में नहीं होती बेटी, लेकिन स्त्री अगर तहे दिल से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पति की सेवा और गृहस्थी के काम करती है तो पति चाहे नाचीज समझकर उसे ठुकरा दे, स्वयं जगदीश्वर जतन से उसे चुन लेते हैं। जवाब में आशा चुप रही। मौसी द्वारा दी गई सांत्वना को उसने अपनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह बात उसके दिमाग में हरगिज न बैठ सकी कि पति जिसे नाचीज समझकर ठुकरा देंगे उसे जगदीश्वर सार्थक कर सकेंगे। वह सिर झुकाए मौसी के पांव सहलाती रही। अन्नपूर्णा ने इस पर आशा को अपने और करीब खींच लिया, उसके माथे को चूमा, रूंधे कंठ को बलपूर्वक खोल कर बोली, चुन्नी, तकलीफ झेलकर जीवन में जो सबक सीखा जा सकता है केवल सुनकर वह संभव नहीं। तेरी इस मौसी ने भी तेरी उम्र में संसार से लेन देन का बहुत बड़ा नाता जोड़ लिया था। उस समय मेरे भी जी में तेरे ही तरह होता था कि जिसकी मैं सेवा करूंगी वह आखिर संतुष्ट क्यों न होगा, जिसकी पूजा करूंगी उसका प्रसाद भला क्यों न मिलेगा, जिसके भले की करूंगी वह मेरी चेष्टा को भला क्यों न समझेगा। लेकिन हर कदम पर देखा वैसा होता नहीं है। अंत में एक दिन दुनिया को छोड़कर चली आई और आज यह पा रही हूं कि मेरा कुछ भी बेकार नहीं हुआ। असल में बिटिया, जिससे लेन देन का सही संबंध है, जो संसार की पैठ के असली महाजन हैं, वही मेरा सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। आज मेरे अंतर में बैठकर उन्होंने यह बात कबूल की है। काश तब यह जानती होती। अगर संसार के कर्म को उनका समझ कर करती, उन्हीं को दे रही हूं या समझकर संसार को अपना हृदय देती, तो फिर कौन था जो मुझे दुख दे सकता था। बिस्तर पर पड़ी पड़ी आशा देर रात तक बहुत सी बातें सोचती रही, लेकिन तो भी ठीक ठीक कुछ समझ न सकी। आशा के बड़े चाचा के लौट जाने का दिन आया। जाने के पहले दिन शाम को अन्नपूर्णा ने आशा को अपनी गोद में बिठाकर कहा, चुन्नी, मेरी बिटिया, संसार के शोक दुख से सदा तुझे बचाते रहने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जहाँ भी जितना भी कष्ट क्यों न मिले, अपने विश्वास, अपनी भक्ति को दृढ़ रखना ताकि तेरा धर्म अटूट रहे। आशा उनके चरणों की धूल ली और बोली, आशीर्वाद दो मौसी, ऐसा ही हो। आशा लौट आई। रूठकर विनोदिनी ने कहा, भाई किरकिरी,
इतने दिन पीहर रही, खत लिखना भी पाप था क्या? आशा बोली, और तुमने तो लिख ही दिया जैसे। विनोदिनी, मैं पहले क्यों लिखती? पहले तुम्हें लिखना था ना। विनोदिनी के गले लिपटकर आशा ने अपना कसूर मान लिया। बोली, जानती तो हो मैं ठीक ठीक लिख नहीं पाती, खासकर तुम जैसी पंडिता को लिखने में शर्म आती है। देखते ही देखते दोनों का विषाद मिट गया और प्रेम उमड़ आया। विनोदिनी ने कहा, आठों पहर साथ रहकर तुमने अपने पति देवता की आदत बिल्कुल बिगाड़ रखी है। कोई हरदम पास न रहे तो रहना मुश्किल। आशा, तभी तो तुम पर जिम्मेदारी सौंप कर गई थी, और साथ कैसे दिया जाता है यह तो तुमसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। विनोदिनी, दिन को तो किसी तरह कॉलेज भेजकर निश्चिंत हो जाती थी, मगर सांझ को किसी भी तरह से छुटकारा नहीं। किताब पढ़कर सुनाओ और न जाने क्या क्या। पूछो मत, मचलने का तो अंत ही नहीं। आशा, आई ना काबू में। जब जी बहलाने में पटु हो तो लोग छुट्टी क्यों दे? विनोदिनी, मगर सावधान बहन, भाई साहब कभी कभी तो ऐसे अति कर बैठते हैं कि धोखा होने लगता है। शायद मैं जादू मंत्र जानती हूं। आशा, जादू तुम नहीं जानती तो कौन जानता है? तुम्हारी विद्या जरा मुझ में आ जाती तो जी जाती मैं। विनोदिनी, क्यों? किसका बंटाधार करने का इरादा है? जो सज्जन घर में है उन पर रहम करके किसी और को मोहने की कोशिश न करना। विनोदिनी को तर्जनी दिखाकर आशा बोली, चुप भी रह, क्या बकबक करती है। काशी से लौटने के बाद पहली बार आशा को देखकर महेंद्र ने कहा, तुम्हारी सेहत तो पहले से अच्छी हो गई है, काफी तंदुरुस्त होकर लौटी हो। आशा को बड़ी शर्म आई। उसकी सेहत अच्छी नहीं रहनी चाहिए थी, मगर उस गरीब का बस नहीं चलता। आशा ने धीमे से पूछा, तुम कैसे रहे? पहले की बात होती तो महेंद्र कुछ मजाक और कुछ मन से कहता, मरा मरा, मगर अभी मजाक करते न बना। गले तक आकर अटक गया। कहा, बेजा नहीं, अच्छा ही था। आशा ने गौर किया, महेंद्र पहले से कुछ दुबला हो गया है, चेहरा पीला पड़ गया है, आंखों में कैसी एक तेज चमक है, कोई भीतरी भूख, मानो आग की जीभ से उसे चाटे जा रही हो। आशा पीड़ित होकर सोचने लगी, अपने स्वामी दुरुस्त नहीं रहे यहाँ, मैं काशी क्यों चली गई? पति दुबले हो गए और वह खुद तगड़ी हो गई, इसके लिए उसने अपनी सेहत को धिक्कारा। महेंद्र देर तक सोचता रहा, अब कौन सी बात की जाए। बोला, चाची मजे में तो है? उत्तर में कुशल क्षेम पाकर पूछने को दूसरी बात मन में लाना उसके लिए मुहाल हो गया। पास ही एक फटा पुराना अखबार पड़ा था, उसे उठाकर वह अनमना सा पढ़ने लगा। आशा सिर झुकाए सोचने लगी, इतने दिनों बाद भेंट हुई, लेकिन उन्होंने मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं की, बल्कि लगा मेरी ओर उनसे ताकते भी न बना। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।